हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अभी तक हमने इसमें ब्रीदिंग के बारे में देखा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखा और आज हम देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, आप सबको पता ही है कि ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स, एक है आरबीसी और दूसरा है प्लाज्मा, और बोथ आर इन्वॉल्व इन अ गैसियस ट्रांसपोर्ट। गैसियस यानी CO2 और O2 के ट्रांसपोर्ट में ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो टोटल ऑक्सीजन होता है उसका 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है बाय प्लाज्मा। मतलब ये जो 3% ऑक्सीजन है ये प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में होता है और डिसॉल्व होके ही ट्रांसपोर्ट होता है। अब बचा कितना? 97%। तो 97% हीमोग्लोबिन को बाउंड हो जाता है। 97% ऑक्सीजन बाउंड टू द हीमोग्लोबिन विच इज़ प्रेजेंट इन RBCs। ठीक है ना। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दूसरे को बाउंड हो जाता है। हीमोग्लोबिन RBCs में होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है इट एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी कैरियर, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, बिकॉज हीमोग्लोबिन हैज़ द हाईएस्ट अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। अफिनिटी मतलब अट्रैक्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन की हाईएस्ट अफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ और बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपके कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बना। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। ठीक है, तो अभी हमको ध्यान में रखना है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ HB, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 Fe आयंस होते हैं। ठीक है ना। और ईच Fe आयन कैन बाइंड विद द मॉलिक्यूल ऑफ O2। मतलब एक Fe आयन को एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करता है। तो जैसे अगर हीमोग्लोबिन का हम अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 4 पायरोल रिंग्स होते हैं और 4 पायरोल रिंग कंटेन्स 4 Fe आयंस, मतलब एक पायरोल रिंग में एक Fe आयंस। ठीक है ना। तो इस तरह से एक हीमोग्लोबिन में 4 Fe आयंस होते हैं और 4 Fe आयंस 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं। समझ में आ गया। तो जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी उसे अभी हम देखना है। तो हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 विच फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये कहाँ पे तैयार होता है? ये लंग्स में तैयार होता है एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज़, और फिर ये टिश्यूज़ की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है ना। अब टिश्यूज़ की तरफ जाने के बाद क्या होता है? देखिए अभी यहाँ पे लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन तैयार हो गया है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स में तैयार हो गया। कैसे? तो जब हमने एयर इनहेल की, एयर अंदर अगर लेते हैं हम तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आता है और ये ऑक्सीजन लंग्स में जो RBCs होते हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन होते हैं उनके साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ की तरफ पहुंचाया जाता है। टिश्यूज़ की तरफ पहुंचाने के बाद क्या होता है? तो टिश्यूज़ में जाने के बाद क्या होता है कि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना ये इजीली डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होना मतलब सेपरेट होना या ब्रेक होना, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि टिश्यूज़ में
CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। और हमने क्या देखा है कि हाई पार्शियल प्रेशर एरिया से लो पार्शियल प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो होता है, ये हमने देखा है। तो अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है ये ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा और हीमोग्लोबिन भी फ्री हो जाएगा। ये जो हीमोग्लोबिन है ये अब CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा, ये हीमोग्लोबिन CO2 प्लस हीमोग्लोबिन इनका बाइंडिंग हो जाएगा और ये बाइंड होके जाएगा लंग्स की तरफ, ठीक है। अब लंग्स में पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है, लंग्स में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन जो बाइंड हुआ है, जो लंग्स में आया है, ये यहाँ पे आके ब्रेक होता है लंग्स में आके, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये दोनों CO2 और Hb जो है CO2 Hb जो लंग्स में आए हैं, है ना, जो लंग्स में है, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे फिर ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद में CO2 अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। जो ये CO2 अलग हो गया है ये हम एक्सहेल कर लेते हैं, ठीक है ना, हमारे नाक से मुंह से हम लोग बाहर निकाल देते हैं और फिर यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या हो गया, फ्री हो गया। तो ये जो हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है, ये हीमोग्लोबिन अब हम जो एयर इनहेल करते हैं, है ना, जो एयर हम इनहेल करते हैं उस एयर के साथ ये हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स में और ये टिश्यूज़ की तरफ जाता है। टिश्यूज़ में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाता है और रिलीज़ होने के बाद में ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन dissociate in presence of higher concentration of CO2 in tissue into Hb and CO2 सॉरी O2। और ये जो O2 यहाँ बनता है इट इज़ यूज बाय टिश्यूज़। तो समझ में आ गया कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ इनहेल किया जाता है, लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, बाद में टिश्यूज़ में जाके वो ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ब्रेक होने के बाद में O2 रिलीज़ होता है और ये जो O2 है टिश्यूज़ द्वारा यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है ना। अब जो हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है वो CO2 के साथ बाइंड हो जाता है, लंग्स की तरफ ले जाता है। लंग्स में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे, CO2 अलग होके हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, फिर ये फ्री हो जाएगा, फ्री ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, मतलब ये कंटिन्यूस शुरू रहता है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे सैचुरेशन ऑफ Hb, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कैसे होता है। अब पहले हम देखेंगे सैचुरेशन मतलब क्या। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे बॉडी में एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये रिएक्शन फिर से होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है ना। ये रिएक्शन उसके बाद नहीं होगी, ये अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगी और इसे कहते हैं सैचुरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि हमारे बॉडी में Hb के 6 मॉलिक्यूल्स है। वैसे तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन हम एक अज्यूम कर रहे हैं, एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो अगर हमारे बॉडी में 6 मॉलिक्यूल हैं Hb के, तो हमें तो पता है ना कि
1 Hb मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, तो 6 Hb मॉलिक्यूल 24 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा। मतलब एक एक करके हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड होते जाएगा। जब ये हमारे बॉडी के हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। अब ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या हो गया है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का सभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग हो चुका है। अब इस Hb मॉलिक्यूल में दूसरा कोई भी नया ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई जगह नहीं बची है ना। इस तरह से नए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए कोई भी Hb अवेलेबल नहीं होगा। इस तरह से सैचुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके साथ में कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड नहीं कर सकता, तो दैट इज़ द सैचुरेशन। समझ में आ गया, ठीक है ना। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ Hb विथ O2 डिपेंड्स अपॉन O2 टेंशन, मतलब O2 टेंशन मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मीन्स PPO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो जो सैचुरेशन Hb का जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन के साथ, वो किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसे हम कर्व एक ग्राफ में देखेंगे। उससे पहले कुछ मैं बताना चाहती हूँ कि 100% सैचुरेशन तो नहीं होता, ये रेयर है, ठीक है। मैक्सिमम सैचुरेशन होता है 95 to 97% और 50% सैचुरेशन जो है वो 30 mmHg पे ही हो जाता है। अब ये सब क्या है, ये हम ग्राफ के ज़रिए देखते हैं। तो इस ग्राफ में देखिए, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है इस पे क्या दिख रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन, और ये जो लाइन दिख रही है इस पे ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg, ठीक है ना। मतलब 20, 40, 60, 80, 100 ये यहाँ पे नंबर्स दिए हुए और ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कर्व में क्या दिख रहा है कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ना उतना ज़्यादा सैचुरेशन होगा। समझो पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 20 है, तो उस हिसाब से सैचुरेशन होगा। अगर ये बढ़कर 40 mmHg हो जाए तो ये कर्व ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब सैचुरेशन बढ़ रहा है। मतलब ये पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ता है तो सैचुरेशन भी इंक्रीज होता है। दिख रहा है ना इस कर्व में, ये बीच वाली कर्व देखिए, इस बीच वाली कर्व में दिखता है, ठीक है ना। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई होता है तो पार्शियल प्रेशर धीरे धीरे नीचे ऊपर जाकर डाउन होने लग जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे मैंने अभी पढ़ा था कि 100% सैचुरेशन यहाँ पे नहीं होता है, 100% सैचुरेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर 100 mmHg पार्शियल प्रेशर है तो इसका सैचुरेशन जो मैक्सिमम सैचुरेशन होगा वो 95 to 97% ही होगा। मैक्सिमम सैचुरेशन 100% नहीं होता है। 100% mmHg पार्शियल प्रेशर पे इतना मैक्सिमम सैचुरेशन होता है, ठीक है। और 30% पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अगर 30% है तो 50% क्या होगा, 50% सैचुरेशन होगा। मतलब 30 mmHg पार्शियल प्रेशर है तो 30 mmHg पे 50% पार्शियल प्रेशर 50% सैचुरेशन हो जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको, 30 mmHg पर ही 50% सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो जाता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये
ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन टिश्यूज़ में अगर हाई है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन टिश्यूज़ में अगर हाई होता है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएंगे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अगर ब्रेक हो जाते हैं तो ये जो कर्व है ना, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ डाउन चली जाती है। जैसे जैसे ये पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग होते जाता है। बट जैसे ही CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ना, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है इन टिश्यू इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये टिश्यूज यूज़ कर लेती है और हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 बाइंड हो जाता है जो लंग्स की तरफ जाता है। समझ में आ गया। तो इस कर्व को सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं, ठीक है। इफ़ देर इज डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है तो ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करती है, ठीक है। इसके कुछ कारण है कि क्यों करती है राइट की तरफ शिफ्ट, तो ये कारण हम देखेंगे। तो देखिए, इफ देर इज डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, दिस कर्व इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट ड्यू टू, ये चार कंडीशन है। ये चार कंडीशन की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगी। तो पहला है इंक्रीज इन PpCO2। अभी हमने देखा कि टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बड़ा होता है ना। टिश्यूज़ में हाई PpCO2 होता है, और हाई PpCO2 अगर होता है टिश्यूज़ में तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो टिश्यूज़ की तरफ आता है वो ब्रेक हो जाता है। देखिए, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ब्रेक्स इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे टिश्यूज़ में यूज़ कर लिया जाता है। तो ये क्या दिखाता है, बोर इफ़ेक्ट। मतलब जितना ज़्यादा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतने जल्दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होंगे, ब्रेक होंगे इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाता है तो ये जो कर्व है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड कर्व, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एस शेप्ड वो जो कर्व है वो एस शेप्ड होती है, इसलिए उसे सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज इन PpCO2 ये क्या दिखाता है, बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट क्या बोलता है, इट इज़ द शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू चेंज इन PpCO2 इन ब्लड या टिश्यूज़ में का जो PpCO2 है, अगर ये चेंज होता है, बढ़ता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज़ द बोर इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। एच आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, कि अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ब्लड का pH कम हो जाता है, 7 से नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि ये जो कर्व है ना वो राइट की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। इसके बाद में राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसके वजह से भी क्या होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा। जैसे एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मतलब pH लो हो जाता है, तो उससे भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हो जाता है और कर्व राइट की तरफ जाती है। वैसे टेम्परेचर राइज हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होके कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। देन राइज इन DPG का मतलब है 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, जो आरबीसीज में फॉर्म होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ये एक स्टेप होती है जब ये फॉर्म हो जाता है। तो अगर 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट अगर बढ़ जाता है तो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होकर कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये समझ में आ गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हम देखेंगे हेल्डेन्स इफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द हेल्डन की जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन फंक्शंस एज एन एसिड। ये एक एसिड की तरह एक्ट करता है। कौन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब टिश्यूज़ में जाने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसिड की तरह एक्ट करता है, जिससे पीएच डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब 7 से नीचे चला जाता है। अगर पीएच डिक्रीज़ हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अभी हमने देखा ना कि एच आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये बाइकार्बोनेट आयन ब्रेक होकर H2 और CO2 यहाँ पे तैयार हो जाता है। कैसे? जैसे देखिए कि जो H आयन कॉन्सेंट्रेशन pH कम होने की वजह से बढ़ गया है, ये H आयन बाइकार्बोनेट आयन के साथ बाइंड होता है, ठीक है ना, और बाइकार्बोनेट आयन के साथ बाइंड होकर कार्बोनिक एसिड तैयार हो जाता है H2CO3। इसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेस। कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो होता है, इसकी मदद से हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक एसिड में। ये कार्बोनिक एसिड फिर लंग्स की तरफ जाता है, लंग्स में जाकर ब्रेक हो जाता है। इट ब्रेक्स इनटू CO2 एंड H2, ठीक है। और ये जो CO2 यहाँ पे रिलीज हो गया है, इट गोज आउट ऑफ द लंग्स। ये CO2 लंग्स से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया हमारा हेल्डेन्स इफेक्ट।